बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू रज़ा अकेडमी। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स के बारे में। हम सबसे पहले कंसीडर कर लेते हैं एक फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन जिसको हमने लेक्चर नंबर 7 में डिस्कस किया था, और फिर इसी इक्वेशन को हम वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स की मदद से सॉल्व करेंगे। ये जो फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका हम सोल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं, तो वो हम ये जो फार्मूला आपको दिया गया है, इस फार्मूले की मदद से हम उसका जनरल सॉल्यूशन फाइंड करते थे। इसमें हम सिंपली क्या करते थे, सिर्फ आपने u ऑफ x को फाइंड करना था, और उसका फार्मूला क्या है, उसका फार्मूला है u ऑफ x इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर इंटीग्रल ऑफ p dx। और इसको हम क्या कहते थे, इसको हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर कहते थे, ठीक है। और इसमें ये जो p है, ये जो y के साथ वाली ये वाली टर्म है ना, ये p यहाँ आता था, ठीक है। फिर हम सिंपली क्या करते थे, इसमें u ऑफ x की वैल्यूज को इधर, और ये नीचे मैंने लिख दिया था लेकिन ऊपर u ऑफ x लिख दिया। u ऑफ x की जगह आपने e रेज़ टू पावर इंटीग्रल p dx लिखना है, ठीक है। ये करेंगे तो आपके पास इसका जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा। उस वक्त हमने ये डिस्कस नहीं किया था कि इसमें yc कौन सा है और yp कौन सा है, लेकिन अगर आप क्रिटिकली एवेल्युएट करें तो ये जो आपकी वैल्यू है ये आपकी yc है, यानी कि ये होमोजीनियस फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है, और ये जो बाकी सॉल्यूशन है ये आपका yp है, यानी कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन है, ठीक है। अभी हम इसको वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स की मदद से सॉल्व करके देख लेते हैं। जैसे y1 इक्वल e रेज़ टू पावर माइनस p dx इज द सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो इसका जनरल सॉल्यूशन हम किस तरह लिखते हैं, y इक्वल c टाइम्स e रेज़ टू पावर माइनस इंटीग्रल p dx, ठीक है। वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स हम किस तरह करेंगे, हमने yp को क्या करना है, सपोज किस तरह करना है कि जो आपके पास होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन आया उसके साथ आपने एक फंक्शन u1 ऑफ x जो है उसको मल्टीप्लाई कर देना है, और आपने सपोज करना है कि ये उस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है जो कि नॉन होमोजीनियस है, ठीक है। ये चीज लिखी है। अगर ये इसका नॉन होमोजीनियस सॉल्यूशन है, yp इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन है, तो अगर हम इसको इस ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करें तो आंसर आपका दोनों तरफ बराबर आना चाहिए, ठीक है। तो हमने yp चूंकि फर्स्ट ऑर्डर का, तो yp का एक दफा डेरिवेटिव लिया, तो ये चूंकि प्रोडक्ट रूल लगेगा यहाँ, तो यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो पहले u ऑफ x को डेरिवेटिव ले लें, फिर y1 को ऐसे रहने दे, फिर u ऑफ 1 को ऐसे रहने दे, और y1 का डेरिवेटिव ले ले, तो ये yp का फर्स्ट डेरिवेटिव आपके पास आ जाएगा। फिर आपने क्या करना है, yp को ओरिजिनल इक्वेशन में आपने पुट कर देना है। आपने पुट करना है तो इसकी जगह आपने ये वाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, और y की जगह आपने u1 ऑफ x y1 ऑफ x पुट कर देना है, ठीक है। फिर आपने इसको थोड़ा सा रीअरेंज करना है, जिसमें ये u1 है, सॉरी ये जो है ये u1 है, u1 की टर्म्स को अलग लिख लेना है और बाकी टर्म्स को अलग कर लेना है। तो ये जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है ये आपको फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन नजर आ रही है, ऊपर सेम सिर्फ y की जगह y1 लिखा है, और y1 चूंकि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन था, तो इसका मतलब है कि जब भी हम y1 को पुट करेंगे इस डिफरेंशियल इक्वेशन में तो आंसर आपका 0 आएगा, जिसकी वजह से ये सारी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो हमारे पास रिमेनिंग क्या रह जाएगा, हमारे पास ये वाली वैल्यू रह जाएगी, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, सिंपली हमारे पास ये फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, और इसको हम वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म की मदद से सॉल्व कर लेंगे, यानी इसमें वेरिएबल सेपरेट हो सकते हैं, जैसे u1 डैश है इसको अलग लिख लेंगे और dx वाली फॉर्म और y1 को दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो हमारे पास क्या रह जाएगा, सिंपली u डैश इज इक्वल टू और f ऑफ x ओवर y1 टाइम्स dx ले जाएगा। फिर आपने क्या करना है, चूंकि आपने u की वैल्यू को फाइंड करना है तो इसलिए आप दोनों तरफ जब इंटीग्रल अप्लाई करेंगे दोनों तरफ, तो आपको पता है कि डेरिवेटिव और इंटीग्रल आपस में इनवर्स होते हैं, यानी कि एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। तो हमारे पास u क्या रह जाएगा, u इक्वल इंटीग्रल ऑफ f ऑफ x ओवर e रेज़ टू पावर माइनस p dx टाइम dx, ठीक है। तो ये चीज हमारी क्या आ गई, u आ गई। अभी आपने क्या करना है, u ऑफ x की जगह आपने सिंपली ये जो वैल्यूज हमने कैलकुलेट किया ये हम कर देंगे, पुट कर देंगे, तो हमारे पास yp आ जाएगा, ठीक है। और यही चीज हमने ऊपर देखी थी कि yp सेम जो अभी मैंने ऊपर फार्मूले की मदद से आपको बताया था कि वो yp है, ये सेम वही चीज आ गई। इसका मतलब है कि हम वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स की मदद से भी उन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं जो हमने पीछे एनिलेटर ऑपरेटर की मदद से सॉल्व किए थे, या पीछे कोई भी और डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व की थी, तो हम इसकी मदद से हम सॉल्व कर सकते हैं।
अभी हम क्या करते हैं, अभी हम सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन को वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स की मदद से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास ये एक सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है, इसको हमने सबसे पहले क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या क्या करेंगे लिखने के लिए कि a2 ऑफ x को हम डिवाइड कर देंगे इस पूरी इक्वेशन के साथ, तो हमारे पास क्या रह जाएगा, y डबल डैश प्लस p ऑफ x को हमने a1 ऑफ x ओवर a2 ऑफ x की जगह p ऑफ x एक नया नाम दे दिया इसको। इसी तरह फिर आगे q ऑफ x की को हमने a नॉट ओवर a2 ऑफ x की जगह लिख दिया, ठीक है। g ऑफ x ओवर a2 ऑफ x की जगह हमने f ऑफ x लिख दिया, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या एक स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की। फिर आपने क्या करना है, फिर आपने इसका कंप्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करना है, यानी कि इसको होमोजेनियस बना के सॉल्व करना है। सॉल्व करेंगे तो ये सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो हमारे पास दो सॉल्यूशन आएंगे। हम सपोज कर लेते हैं कि उनका नाम, एक का नाम y1 है और दूसरे का नाम y2 है, और ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। लीनियरली इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है कि इनका जब डिटर्मिनेंट लेंगे तो वो जीरो नहीं आना चाहिए, ठीक है। या आप कह सकते हैं कि y1 और y2 एक दूसरे के लीनियर कॉम्बिनेशन में ना लिखे जा सकें, ठीक है। तो हमारा yc क्या बनेगा, yc इक्वल c1 y1 ऑफ x प्लस c2 y2 ऑफ x, ये आपने कंप्लीमेंट्री फंक्शन लिख दिया। अभी आपने सिंपल क्या करना है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए आपने क्या करना है कि आपने ये जो c1 और c2 लिखा हुआ है इसकी जगह आपने एक और फंक्शन रिप्लेस करना है जिसको हमने u1 ऑफ x और u2 ऑफ x का नाम दे दिया, ठीक है। क्योंकि ये सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये देखें, ये आपके पास y p हम इस तरह सपोज करेंगे, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, क्योंकि ये सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो आपने क्या करना है कि yp को 2 टाइम्स डिफरेंशिएट करना है। क्या करेंगे, yp का फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे, u1 y1 पे प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो क्या आएगा, u1 y1 का डेरिवेटिव प्लस y1 u1 का डेरिवेटिव। इसी तरह प्रोडक्ट रूल u2 y2 पे लगाएंगे तो हमारे पास ये आगे वाला एक्सप्रेशन आएगा। यहाँ पे हमने क्या करना है, एक कंडीशन इंपोज करनी है कि जहां जहां हमारे पास u1 और u2 का डेरिवेटिव वाला है उन वैल्यूज को लेकर उनको इक्वल टू 0 पुट करना है। क्योंकि हमें u1 और u2 की वैल्यू चाहिए, अगर हम सेकंड डेरिवेटिव ले लेते हैं तो हमारे फिर बहुत डिफिकल्ट होगा कि हम u1 और u2 की वैल्यूज को फाइंड कर सकें। तो इस वजह से हम चाहते हैं कि अगर हमारे पास सिर्फ u1 और u2 का फर्स्ट डेरिवेटिव हो तो हम सिंपली इंटीग्रेट करके u1 और u2 की वैल्यूज को फाइंड कर लेंगे। तो इस वजह से हमने ये जो इक्वेशन 1 लिखी है ये इस वजह से लिखी है, ठीक है। अगर ये इक्वल टू 0 आ जाएगा तो हमारे पास yp की वैल्यू, yp डैश की वैल्यू क्या रह जाएगी, u1 y1 डैश प्लस u2 y2 डैश रह जाएगा, ठीक है। फिर हमने सिंपली क्या करना है, इसका सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना है। सेकंड डेरिवेटिव किस तरह फाइंड करेंगे, सिंपली प्रोडक्ट रूल लगाएंगे u1 y1 डैश पे और इसी तरह u2 y2 डैश पे भी प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो हमारे पास yp डबल डैश की वैल्यू आ जाएगी। फिर आपने सिंपली क्या करना है कि ये जो इक्वेशन है आपके पास, इस इक्वेशन में आपने yp डबल डैश, yp डैश और yp की वैल्यूज को पुट कर देना है। पुट करने के बाद आपने थोड़ा सा रीअरेंज करना है आगे, ठीक है। इसी तरह ये थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास ये वाली फॉर्म आ जाएगी, ठीक है, ये वाली फॉर्म। इसको थोड़ा सा, इसमें फिर आपने क्या करना है, ये जो पहली लाइन है इसमें देखें तो ये जो तीन वैल्यूज हैं इसमें हमारे पास u1 का मान आ रहा है, तो इस वजह से हमने u1 को कॉमन लिखकर और फिर आगे ये वैल्यू लिख दी। इसी तरह u2 को कॉमन लिखकर आगे ये y2 डबल डैश और ये वाली वैल्यूज लिख दी, ठीक है। फिर इसी तरह आगे u1 डैश y1 प्लस y2 डैश u2 डैश इज इक्वल टू f ऑफ x। ये सिंपली हमने पुट करने के बाद जो ओरिजिनल yp डबल डैश वाली वैल्यू इसमें पुट करने के बाद रीअरेंज करने के बाद ये वाली वैल्यूज हमारे पास आ गई। अभी हमने देखा था कि y1 और y2 जो है वो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन थे, तो इस वजह से ये जो ये वाली वैल्यू है और ये वाली वैल्यू ये दोनों इक्वल टू 0 हो जाएंगी, क्योंकि y1 जब भी आप होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट करेंगे तो आंसर हमारा 0 आएगा। इसी तरह y2 भी जब भी होमोजेनियस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर 0 आएगा। तो इस वजह से ये दोनों वैल्यूज 0 हो जाएंगी, तो हमारे पास जो रिमेनिंग रह जाएगा वो हमारे पास ये वाली वैल्यू रह जाएगी, ठीक है। अभी हमारे पास दो इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, उनको मैंने एक साथ लिख दिया क्योंकि ये चीज हमारी आगे बहुत काम आएगी जब हम रॉन्स्कियन कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो एक मैं हिंट आपको यहां भी दे देता हूं कि जब भी हमने W1 कैलकुलेट करना है तो उसका जो फर्स्ट कॉलम होगा उसमें हमने ये जो वैल्यूज है ना, दो वाली, ये वाली वैल्यूज को पुट करना है, ठीक है।
इसी तरह जब हम W2 कैलकुलेट करे होंगे तो हम जो Y2 वाला कॉलम होगा, सेकंड कॉलम, उसमें हम इस वैल्यू को पुट करेंगे, ठीक है। और हम फिर क्रैमर रूल की मदद से इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, तो यहां से हमारे पास U1 डैश और U2 डैश के फार्मूलाज आ जाएंगे। तो U1 डैश की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, क्रैमर रूल की मदद से सॉल्व करने के बाद W1 ओवर W आ जाएगी, और U2 की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, W2 ओवर W। और यहाँ W की वैल्यू क्या है, Y1 Y2 ऊपर जो आपके सोल्यूशन थे वो लिखने हैं, नीचे उनके डेरिवेटिव्स लिखने हैं सेकंड रो में। W1 के लिए हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन अभी मैंने आपको दो दिखाई थी, इनकी जो राइट साइड है ना 0 और f ऑफ x, W1 के लिए वो आपने फर्स्ट कॉलम में रिप्लेस करनी है, और W2 के लिए आपने इसकी सेकंड कॉलम में रिप्लेस करनी है, ठीक है। तो यहां से हमारे पास ये तीनों वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है। अभी हम उन स्टेप्स को समराइज कर लेते हैं जो हम वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स में यूज करते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने कंप्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करना है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का। स्टेप 2 में आपने क्या करना है, रॉन्स्कियन कैलकुलेट करना है कि जो आपके पास y1 और y2 आया होगा, आपने y1 का डिफरेंशियल ले लेना है और फिर y2 को डिफरेंशिएट कर लेना है और उनको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख लेना है, जैसे यहां मैंने स्टेप 2 में लिखा है। तो यहां से आपने w कैलकुलेट करना है, जिसको रॉन्स्कियन कहते हैं, ठीक है। इसके बाद स्टेप 3 में आपने क्या करना है, जो भी आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई होगी आपने उसको इस फॉर्म में लिखना है, यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। फिर आपने क्या करना है, इसके बाद आपने W1 और W2 को कैलकुलेट करना है। W1 को किस तरह कैलकुलेट करेंगे कि जो फर्स्ट कॉलम है इसमें आपने कौन सी वैल्यू लिखनी है, सबसे ऊपर आपने वो वाली वैल्यू लिखनी है जिसमें मैंने आपको बताया था कि हमें चूंकि जो है U1 और U2 का सेकंड डेरिवेटिव नहीं चाहिए, तो हमने इक्वेशन एक सपोज की थी जिसमें इक्वेशन की राइट साइड पे हमने 0 लिखा था, जो हमेशा यहाँ 0 आ जाएगा, ठीक है। और नीचे f ऑफ x लिख देंगे, तो ये आपने y1 और y1 डैश की जगह लिखना है W1 में। सेम W2 में आपने सेकंड कॉलम को जो है ना रिप्लेस करना है, यानी कि y2 और y2 डैश की जगह आपने ये वैल्यूज को रिप्लेस कर देना, तो यहां से आपके पास W1 और W2 कैलकुलेट हो जाएंगे। इसे नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, आपने U1 डैश इज इक्वल टू W1 ओवर W और U2 डैश की जगह आपने W2 ओवर W, इन फार्मूला को यूज करना है, ठीक है। इसके बाद आपने क्या करना है, U1 डैश और U2 डैश को आपने इंटीग्रेट करना है ताकि हमें U1 और U2 की वैल्यूज मालूम हो सके, ठीक है। उसके लिए हमने ये वाला फार्मूला यूज करना है। इसके बाद आपने क्या करना है कि U1 और U2 को आपने yp में जो है ना वो सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपके पास yp की वैल्यू आ जाएगी, और फिर इससे नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है, सिंपल yc और yp को इकट्ठा कर देना है, तो आपके पास नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन आ जाएगा। अभी हम इन स्टेप्स को हम एग्जांपल्स पे अप्लाई करके देखते हैं कि हम किस तरह वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स की मदद से नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। अभी ये हमारे पास एक सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको हम सॉल्व करके चेक करते हैं वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स की मदद से। सबसे पहले आपने क्या करना है कि इस इक्वेशन को आपने होमोजेनियस बनाना है और इसका yc फाइंड करना है। तो yc फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसकी एक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे। इसके बाद आपने क्या करना है, इस एक्सिलरी इक्वेशन को सॉल्व करना है। सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इसके जो रूट्स आएंगे वो आएंगे m इज इक्वल टू 2 and 2, यानी कि आपके पास रूट्स रियल और रिपीटेड है। तो रिपीटेड के लिए हम जो yc है वो हम किस तरह लिखते हैं, c1 e raised to power 2x प्लस c2 और आगे एक x लिखेंगे, x into e raised to power 2x। इसी तरह अगर हमारे पास थर्ड ऑर्डर की डेरिवेशन यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन होती है और उनके 3 रूट्स होते हैं और तीनों रिपीटेड होते हैं, तो फिर हम जो c3 लिखते हैं उसमें x की जगह आगे x स्क्वायर लिखते हैं, ठीक है। इस तरह हम रिपीटेड रूट्स को लिखते हैं, ठीक है। तो यहां से आपके पास yc आ गया, तो यहां से आपके पास एक रूट आपके पास क्या आएगा, y1 इज इक्वल टू e raised to power 2x आएगा, और दूसरा y2 आपके पास क्या आएगा, x e raised to power 2x, ये आपके पास y2 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपने सिंपल क्या करना है, इसका रॉन्स्कियन कैलकुलेट करना है, ठीक है। रॉन्स्कियन कैलकुलेट किस तरह करते हैं, मैंने आपको बताया था कि ये जो फर्स्ट कॉलम है इसमें आपने क्या करना है, ऊपर y1 लिखना है और नीचे y1 का डेरिवेटिव लिखना है। तो y1 आपके पास e raised to power 2x है, और इसका जब आप डेरिवेटिव लेंगे तो वो आपके पास आएगा 2 into e raised to power 2x आएगा। सेम इसी तरह फिर आप y2 के लिए करें, y2 का कॉलम ये है, तो यहाँ ऊपर y2 लिखा है x e raised to power 2x, और इसका डेरिवेटिव आप प्रोडक्ट रूल की मदद से फाइंड करेंगे तो ये नीचे वाला आएगा e raised to power 2x प्लस 2x e raised to power 2x, ठीक है। फिर आपने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, यानी कि इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर माइनस का साइन लगाना है और फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। फिर थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, e raised to power 4x, और ये इक्वल टू 0 नहीं है,
ठीक है, अगर इक्वल टू 0 होता है तो इसका मतलब है कि जो आपके पास सोल्यूशन है वो आपका लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, फिर आपने क्या करना है, फिर इक्वेशन को आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेना है। ठीक है, ये हमारे पास ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी हुई है। फिर आपने क्या करना है, W1 को कैलकुलेट करना है। W1 को मैंने आपको बताया था कि क्या करना है कि जो आपका फर्स्ट कॉलम होगा उसको आपने Y1 की जगह और Y डैश की जगह आपने रिप्लेस करना है ऊपर 0 को, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो हमने पहली इक्वेशन ली थी उसमें हमने जो इक्वेशन की राइट साइड है उस पर 0 था, वो वाला करना है। और नीचे जो है वो आपने f ऑफ x की जगह कौन सी वैल्यू रिप्लेस करनी है, जो इक्वेशन की राइट साइड पे आपके पास दी गई होगी ओरिजिनल इक्वेशन के, वो वाली वैल्यू जहां आपने रिप्लेस करनी है, जो मैंने रिप्लेस किया है x प्लस 1 इंटू ई रेज़ टू पावर 2x। फिर आपने सिंपल क्या करना है, फिर इसका आपने कैलकुलेट करना है डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट मैंने आपको बताया किस तरह कैलकुलेट करते हैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, और x ई रेज़ टू पावर 2x को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे इस वैल्यू के साथ तो आपके पास W1 की वैल्यू आ जाएगी। सेम चीज W2 के साथ करेंगे कि हम जो Y2 और Y2 डैश है उसकी जगह आपने 0 और f ऑफ x को रिप्लेस करना है, जो कि इक्वेशन की राइट साइड है ओरिजिनल इक्वेशन की, x प्लस 1 इंटू ई रेज़ टू पावर 2x। इसको रिप्लेस किया। सेम इसी तरह हम डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस का साइन लगेगा, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास W2 की वैल्यू आ जाएगी। फिर आपने U1 डैश और U2 डैश को कैलकुलेट करना है, तो U1 डैश के लिए आपने क्या करना है, सिंपली W1 को W से डिवाइड कर देना है तो आपके पास U1 डैश की वैल्यू आ जाएगी, जो कि है माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। ठीक है, इसी तरह U2 डैश की वैल्यू भी आप किस तरह फाइंड करेंगे, W2 ओवर W। W2 की वैल्यू भी हमने कैलकुलेट की हुई है और W की भी वैल्यू हमने कैलकुलेट की गई है, तो यहां से हमारे पास x प्लस 1 आ जाएगा U2 डैश के लिए। फिर आपने क्या करना है, फिर आपने U1 डैश और U2 डैश को इंटीग्रेट करना है। तो सिंपल हम U1 डैश को इंटीग्रेट करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। और आपको पता है कि इनको जब हम इंटीग्रेट करेंगे, जैसे एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर को हम इंटीग्रेट पावर रूल की मदद से करते हैं तो किस तरह आ जाए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर 2 प्लस 1। ये फार्मूला है किसी भी पावर फंक्शन को इंटीग्रेट करने का। ठीक है, तो यहां से हमारे पास U1 की वैल्यू, सॉरी ये U नहीं है, U1 की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, माइनस एक्स क्यूब ओवर 3 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2। सेम चीज आपने U2 के साथ करनी है कि U2 डैश को इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट करेंगे हमारे पास U2 की वैल्यू गई, सॉरी ये U1 लिखो, लेकिन ये U2 की वैल्यू है, ये U1 नहीं है। ठीक है, U2 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी एक्स स्क्वायर ओवर 2 प्लस एक्स, क्योंकि x पे जब पावर रूल अप्लाई करेंगे तो x की पावर 1 प्लस 1 ओवर 1 प्लस 1 यानी कि एक्स स्क्वायर ओवर 2 आ जाएगा। और आपको पता है कि 1 का इंटीग्रल x होता है। ठीक है, तो यहां से हमारे पास U1 और U2 की वैल्यू आ गई। तो YP हमने क्या सपोज किया था, U1 Y1 प्लस U2 Y2। तो यहां हम U1 की वैल्यू, Y1 की वैल्यू, U2 की वैल्यू और Y2 की वैल्यू पुट करेंगे। पुट करने के बाद थोड़ी सी आपने यहां सिंप्लीफिकेशन करनी है तो आपके पास YP की वैल्यू आ जाएगी। फिर आपने क्या करना है, जनरल सोल्यूशन के लिए हम क्या करते थे, YC प्लस YP। तो YC भी हमने फाइंड कर लिया, YP भी हमने फाइंड कर लिया। तो इस इक्वेशन का जो जनरल सॉल्यूशन है वो आपके पास ये आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह एक और एग्जांपल है, उसको भी हम देख लेते हैं। ये हमारे पास एक और एग्जांपल दी गई है, y डबल डैश माइनस y इक्वल 1 ओवर x। सबसे पहले आपने क्या करना है कि इस इक्वेशन को आपने होमोजीनियस बनाना है। होमोजीनियस बना के उसका YC फाइंड करना है। तो YC के लिए हमें ऑक्सिलरी इक्वेशन चाहिए होती है, तो इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बनेगी, m स्क्वायर माइनस 1, क्योंकि y डबल डैश है तो इसकी जगह m स्क्वायर आ जाएगा और माइनस y की जगह 1 आ जाएगा इक्वल टू 0। ठीक है, फिर इसको आपने सॉल्व करना है तो आपके पास जो रूट्स आएंगे वो -1 और 1 यानी कि रियल और डिस्टिंक्ट है। तो इसके लिए YC हम किस तरह लिखते हैं, ये हम YC इस तरह लिखते हैं। यहां से आपने क्या करना है, y1 आपके पास आ जाएगा e रेज़ टू पावर x और y2 आपके पास आ जाएगा e रेज़ टू पावर माइनस x। फिर आपने सिंपल क्या करना है, आपने w कैलकुलेट करना है। ये जो फर्स्ट कॉलम है ये आपके पास y1 और y1 डैश का आ जाएगा। ये जो सेकंड कॉलम है ये आपका y2 और y2 डैश का कॉलम आ जाएगा। ठीक है, फिर आपने इनका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, अगर वो 0 के इक्वल नहीं आता तो आगे आप प्रोसीड करेंगे और यहाँ w की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, -2 आएगी। फिर आपने उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेना है उस इक्वेशन को। हमने ये स्टैंडर्ड फॉर्म में ऑलरेडी आपके पास दी गई है। फिर आपने क्या करना है, W1 कैलकुलेट करना है। ठीक है, W1 के लिए हम क्या करेंगे कि ये जो फर्स्ट कॉलम है y और y डैश की जगह आपने
ऊपर 0 पुट करना है, नीचे आपने एफ ऑफ एक्स की वैल्यू, और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू यहाँ क्या है आपके पास 1/x है। तो यहां से आप W1 कैलकुलेट करेंगे। W2 के लिए क्या करेंगे, जो आपके पास सेकंड कॉलम है y2 और y2 डैश का, यहां आपने ये जो वैल्यू है 0 और 1/x यहां आपने पुट कर देनी है। ठीक है, यहां से आपके पास W2 भी कैलकुलेट हो जाएगा। फिर आपने U1 डैश को कैलकुलेट करना है। U1 डैश को मैंने आपको बताया कि किस तरह कैलकुलेट करते हैं, W1/W। W1 की भी हमारे पास वैल्यू है और W की भी वैल्यू है। आपने सिंपल इन वैल्यूज को पुट करना है तो आपके पास U1 डैश की वैल्यू आ जाएगी। फिर आपने क्या करना है, U2 डैश की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। U2 डैश की वैल्यू आप किस तरह कैलकुलेट करेंगे, W2/W। W2 की वैल्यू भी हमारे पास है और W की भी वैल्यू हमारे पास है, तो आपने सिंपली वैल्यूज को पुट करना है। पुट करेंगे तो आपके पास U2 डैश की वैल्यू भी आ जाएगी। फिर हम सिंपली U1 डैश और U2 डैश को इंटीग्रेट करेंगे। U1 डैश को इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, इंटीग्रल ऑफ e⁻⁻x/2x। ये कोई एलिमेंट्री फंक्शन नहीं है कि हम इसको आसानी से डिफरेंशिएट इंटीग्रेट कर सकें, तो इस वजह से हम इसको वैसे ही रहने देंगे। सिंपल हम क्या करेंगे कि हम इसमें पैरामीटर को चेंज कर देंगे x से t की तरफ। ठीक है, और लिमिट्स हम दे देंगे x0 से x तक, और ये आपको ऊपर ये जो है ये आपका x है, x0 नहीं है। ठीक है, अपर लिमिट इसकी। इसी तरह U2 डैश को भी हम इंटीग्रेट करेंगे, लेकिन हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि ये एलिमेंट्री फंक्शन है नहीं और ये बहुत लेंथी प्रोसीजर हो जाएगा इसको सॉल्व करने के लिए, तो हम इसको इधर तक ही रहने देंगे और यहाँ से हम U2 की वैल्यू को निकाल देंगे। फिर हमने सिंपल क्या करना है कि yp = U1y1 + U2y2 था, तो यहाँ आपने U1y1 की वैल्यू और U2y2 की वैल्यू को दे देना है, तो हमारे पास yp की वैल्यू आ जाएगी। तो ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व होगी क्योंकि हम इसमें yc भी फाइंड कर लिया, yp भी फाइंड कर लिया है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, दोनों को इकट्ठा करके लिख देंगे, तो हमारे पास जो जनरल सॉल्यूशन है वो आपका ये आ जाएगा। ठीक, तो ये देखिए हम वेरिएशन ऑफ पैरामीटर की मदद से किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, बशर्ते कि उसकी जो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको आप आसानी से अगर सॉल्व कर लें। तो इस पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है क्योंकि हमने पिछले मेथड में देखा था कि वहां रिस्ट्रिक्शन थी g ऑफ x पे, यहाँ कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। कोई भी आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई हो तो हम उसको वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स की मदद से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर कहीं भी किसी भी कंसेप्ट की आपको समझ नहीं आती तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, इंशाल्लाह मैं आपको अच्छे से ब्रीफ कर दूंगा। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। खुदा हाफिज।